नॉर्मल प्लस प्लस। यार सवाल करने ज्यादा ही सी पढ़ लिया लग रहा है। तो बताओ बच्चों, क्या है डाउट? क्वेश्चन नंबर 6। अगर बच्चों आप फोटो लेके भेज दोगे तो थोड़ा अपना काम और आसान हो जाएगा। जिसको जो भी डाउट है फोटो लेके मुझे व्हाट्सअप कर दो, तो मैं तुरंत इसको प्रिंट कर दूंगा वन नोट पे और उसी में समझा दूंगा। तो चवन तुम थोड़ा वेट करो, फिर बाकी लोग डालेंगे, हो सकता है उसमें हो जाए। होमवर्क वाला क्वेश्चन, होमवर्क वाला क्वेश्चन कौन सा था मुझे याद नहीं अच्छे से। तो नयनेश चौधरी का पहला फोटो आ गया है। तो पहला मैं नैनेश चौधरी का डाउट बता रहा हूँ, हो सकता है वो और लोगों का भी डाउट हो। तो अब देखो, मेरे को फिगर विगर बनाने में थोड़ा सा दिक्कतें कम आएंगी ना, अब इसी में बता दूंगा मैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, दिख रहा है बच्चों सभी को क्वेश्चन? तो देखो इसमें बोला जा रहा है, अच्छा अच्छा, हाँ याद आया मुझे, वो डिस्क के वो स्क्वायर सीट के वजह से ई निकालने का। हाँ 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 हाँ, ठीक है, अभी बताता हूँ ना, वो बताता हूँ। अब पहले ये करा देता हूँ, फिर वो बताता हूँ। देखो इसमें क्या है, अ लार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट एम इज गिवन अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। देखो ये सीट जो है वो नॉन कंडक्टिंग है और उसको यूनिफॉर्म चार्ज दे दिया। अब अगर मैंने इसको यूनिफॉर्म चार्ज दे दिया, चाहे प्लस या माइनस कोई भी एक दे दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? बताओ बच्चों, सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म रहेगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर होंगे, ये कंडक्टर्स है ना, मेटल के स्पीयर है। अगर मेटल के स्पीयर हैं तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन किधर फोर्स फील करेंगे, ई के डायरेक्शन में या ई के अपोजिट? इलेक्ट्रॉन्स बताओ बच्चों किधर फोर्स फील करेंगे, ई के अपोजिट फोर्स फील करेंगे ना। अबे चवन, कब बड़ा होगा, कब तक छोटा बच्चा रहेगा तू? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ई के डायरेक्शन में लगता है और निगेटिव चार्ज पे फोर्स ई के अपोजिट लगता है। तो सारे इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आने लगेंगे। अब इधर निगेटिव चार्ज आएगा तो इधर क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, इधर भी निगेटिव चार्ज आने लगेगा, इधर पॉजिटिव। अब ये बताओ, जितना निगेटिव चार्ज इधर आया होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इधर आया होगा। तो इस ई के वजह से जो इस पे नेट फोर्स लगेगा वो कितना आएगा, प्लस वाले चार्ज पे तो इधर और माइनस वाले पे इधर, तो जीरो आएगा ना, क्योंकि ई तो सेम है दोनों जगह और चार्ज भी सेम है, तो इस पे फोर्स जीरो। इसके वाले भी फोर्स, ई के वजह से इस पे भी फोर्स कितना आएगा, जो मेटल की ये जो सीट है नॉन कंडक्टिंग सीट एम, वो क्या किसी पे भी फोर्स लगा पाएगा? जितना वो प्लस पे लगाएगा उतना ही माइनस पे लगाएगा, तो नहीं लगा पाएगा। लेकिन इन दोनों का देखो, इसका प्लस वाला चार्ज इसके माइनस के पास है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना। तो बी अट्रैक्ट्स ए अट्रैक्ट्स बी, रिपेल तो हो नहीं पाएगा और एम कोई फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गया बच्चों?
यहाँ पे जितना इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, उतना ही इधर भी फोर्स लगेगा Q इंटू ई, तो ये इसका फोर्स 0 है। अब अगला डाउट देखता हूं। अब तो बहुत लोगों ने डाउट भेज दिया है, तो अब अगला डाउट है, अच्छा ये क्वेश्चन भेजा है, हाँ अगला वाला ये क्वेश्चन करना है हम लोगों को। तो देखो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन एक दिया था करने के लिए कि अगर एक ऐसे हम लोग स्क्वायर शीट ले लें जिसपे चार डेंसिटी सिग्मा है और इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लें, ये डिस्टेंस कुछ r थी और ये डिस्टेंस कुछ r नहीं, कुछ l बोल देता हूँ, ये मान लो कुछ l है, ये l/2 थी। तो इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चों, अब मुझे एक चीज ये बता दूं, अगर मैं एक, ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है, उससे पहले मुझे एक चीज ये बता दो कि अगर मैं एक क्यूब ले लूं तो ये अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा? क्यूब लिया है ना, क्यूब, सॉलिड एंगल एट सेंटर कितना होगा? एक स्फीयर कितना बनाता है सॉलिड एंगल? फोर पाई बनाता है ना। अब देखो, ये थोड़ी देर के लिए सॉलिड एंगल छोड़ दो, थोड़ा प्लेन एंगल समझो। अगर मैं बोलूं कि भाई एक सर्कल कितना बनाता है सेंटर पे, सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 2 पाई एंगल बनाता है ना, टोटल एंगल अगर हम सेंटर पे देखें तो 2 पाई बनाएगा। तो सर्कल ही सेंटर पे 2 पाई बनाएगा या इसके अंदर मैं कोई भी ऐसा स्क्वायर ले लूं वो भी सेंटर पे 2 पाई एंगल बनाएगा? अगर मैं सर्कल के अंदर कोई भी ऐसा बॉडी बना लूं तो 2 पाई, सब 2 पाई एंगल बनाएंगे ना। कोई भी मैं ऐसे क्लोज बॉडी ले लूं ना, क्लोज लूप ले लूं, कोई भी क्लोज लूप अपने अंदर किसी भी पॉइंट पर हमेशा 2 पाई एंगल बनाता है। सही है बच्चों, कोई भी क्लोज लूप अपने सेंटर पे 2 पाई एंगल बनाता है। और यही चीज 3D में है, वो कर हो रहा हो 3D में अगर हमने स्पीयर लिया है ना, अभी हम 2D में चल रहे थे, अब अगर हम 3D में सोचे एक स्पीयर लिया तो वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 4 पाई। अब अगर मैं इसके अंदर कोई क्यूब बना दूं स्पीयर के अंदर, ये स्पीयर था ना, ये एंगल तो सबको पता होगा ना सेंटर। तो अगर मैं इसके अंदर एक क्यूब बना दूं तो क्यूब भी सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 4 पाई ना, स्पीयर भी बनाएगा इतना ही और सेंटर पे एंगल क्यूब भी इतना ही बनाएगा। या फिर कोई भी मैं 3 डायमेंशनल बॉडी ले लूं, कोई भी मैं 3 डायमेंशनल बॉडी ले लूं और इसके अंदर कोई पॉइंट ले लूं, तो सबका मिला करके जो सॉलिड एंगल आएगा ना, वो अंदर सॉलिड एंगल 4 पाई आएगा। यहां तक क्लियर है बच्चों? अंदर किसी भी पॉइंट पे मैं सॉलिड एंगल निकालूंगा, 3D बॉडी के लिए 4 पाई आएगा और 2D बॉडी में प्लेन एंगल क्लोज लूप के लिए 2 पाई होगा। ठीक, तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हमारा ये ऐसे स्क्वायर लिया हुआ है, और इसके सेंटर पे हमने एक पॉइंट ले लिया l/2 पर ना, यहाँ पे ई निकालना है। तो आप देखो यहाँ पे ऐसे सोच सकते हो, अगर मैं यहाँ पे थीटा एंगल पे एक छोटा सा इसके सरफेस पे dq चार्ज ले लूं जिसका एरिया कुछ dA है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा होगा? इससे अवे फ्रॉम चार्ज हो रहा होगा कुछ dE ना। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये मान लो डिस्टेंस r है ना, तो आप बोलोगे d इक्वल टू आएगा k q अपॉन में r स्क्वायर।
और इसमें आप इसका केवल इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा उसको ही आपको ऐड करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट जब आप इधर को एक नीचे लोगे डीए, तो उसकी वजह से जो आएगा उसकी वजह से ऊपर वाला कंपोनेंट और नीचे वाला कैंसिल हो जाएंगे। तो सबका केवल कौन सा कंपोनेंट निकालना है, डी कॉस थीटा वाला। तो नेट ई निकालना है, मतलब हमें क्या करना है, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। डी की वैल्यू कितनी आ गई, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। डी क्यू को कितना लिखोगे, अगर हमने इसके सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो डीए एरिया में कितना चार्ज आया होगा, सिग्मा डीए। ऐसे आ जाएगा। अब देखो के कांस्टेंट है वो बाहर कर दो, सिग्मा कांस्टेंट है बाहर कर दो। डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, कुछ याद है बच्चों, डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर क्या होता है, एक डीए एंगल के वजह से आर डिस्टेंस पे कितना सॉलिड एंगल बनेगा वो होता है। याद करो, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ऐसे डीए एरिया है, ऐसा कोई डीए एरिया है, और इसके वजह से हमें अगर आर डिस्टेंस पे चाहिए, तो ये डीए का डायरेक्शन तो इधर है, तो परपेंडिकुलर वाला डीए कितना आएगा, जो ऐसे परपेंडिकुलर वाला डीए होगा ना, वो कितना आएगा, ये डीए कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है, उसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन ये होगा ना, डीए कॉस थीटा। तो सॉलिड एंगल कितना होता था, परपेंडिकुलर वाला एरिया अपॉन में आर स्क्वायर। सही बात है बच्चों, ये कुछ याद आया, अगर हमारा डीए ऐसे है और आर इधर है, और डीए और आर के बीच में थीटा एंगल है, तो डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर वहां पे सॉलिड एंगल होता था। तो इसका मतलब अब आपको क्या निकालना है, इसके यहाँ पे जो डीए एरिया से जो यहाँ सॉलिड एंगल बन रहा है उसका इंटीग्रेशन करना है। मतलब डीए डीए पूरे स्क्वायर के वजह से यहाँ जो सॉलिड एंगल बन रहा है उसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब पूरा सॉलिड एंगल निकालना है ना। ये हमारा कितना हो जाएगा, के इंटू सिग्मा, ये हमारा आ गया सॉलिड एंगल। तो सारा सॉलिड एंगल हम ऐड कर लेंगे पूरे स्क्वायर के वजह से। पूरे स्क्वायर की वजह से कितना सॉलिड एंगल आएगा, पूरा क्यूब जो है, पूरा क्यूब 4 पाई बना रहा है, तो एक साइड कितना बना रहा होगा सेंटर पे, 4 पाई बाई 6, सिमेट्री से ना। पूरा क्यूब मिलके अगर अपने सेंटर पे 6 पाई बना रहा है, तो एक फेस कितना बनाएगा, तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, और सॉलिड एंगल की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई बाई 6। तो 4 4 कट गया, पाई पाई कट गया, तो सिग्मा बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों। आप जैसे डिस्क के वजह से निकाला था आपने, उसके लिए भी आप ये तरीका लगा सकते थे। डिस्क के वजह से ई निकाला था ना, तो आपने कलेक्शन ऑफ रिंग लेके किया था, आप छोटा सा डीए एरिया लेके भी कर सकते हो। डिस्क के वजह से भी सॉलिड एंगल निकालना आता है आपको, प्लेन एंगल पता है तो सॉलिड एंगल। हाँ वो तो करवा भी दिया था शायद। बच्चों समझ आया क्या, सर तो इसमें गॉस थ्योरम तो लगा ही नहीं था। गॉस थ्योरम का यूज नहीं है, बट गॉस थ्योरम में वही सब सॉलिड एंगल वगैरह पढ़ा था ना, इसलिए रुक गया था कि उस टाइम पढ़ाना है, उसके बाद करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। स्नेहाज आर्ट वर्ड, ये स्नेहाज आर्ट वर्ड कौन है, कौन है भाई, एक्चुअल नाम तो बताओ। बता दो भाई, शर्मा मत जाना अब।
साई है, अच्छा। तो स्नेहा तेरा ही नाम है, कोई और का नाम है? बहन का, अच्छा। ये क्या है स्नेहाज आर्ट वर्ड? अगला डाउट देखते हैं बच्चों अब। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। मैं पहले सब इस पे कॉपी कर देता हूँ ताकि सीक्वेंस में बताऊं, पहले नंबर वाइज जिसका पहले पड़ेगा वो पहले बता दूंगा। फिर 28 है, 29 है। चवन का डाउट लगता नहीं कि आज हो पाएगा। चवन के पास फोन ही नहीं, आज क्या होगा इसका? यार बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए यार, फोटो के चक्कर में तो ज्यादा ही अब हो गया। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, सबने फोटो भेज दिया है ना? ठीक है। तो अब मुझे आप क्वेश्चन नंबर बताओ, जो क्वेश्चन नंबर बताएगा उसका वो वाला फोटो मैं कॉपी करके तुरंत बता दूंगा। श्रवणी अब थोड़ा सांस ले लो, थोड़ा पानी वानी पी लो अब। तो अब बच्चों मुझे डाउट का नंबर बताना, सही बताना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद कौन सा है? 6। 6 है ना? और 6 नंबर भेज दिया है श्रवणी ने, तो 6 नंबर अब पहले करते हैं। सलोनी थोड़ा पानी पी लो बेटा, थोड़ा धैर्य। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? 3 चार्ज माइनस Q1 माइनस Q3 प्लस Q2 आर प्लेस्ड इन एज सोन इन फिगर ना। एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन माइनस Q1 इज प्रोपोर्शनल टू। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमें चाहिए इस पे। तो फोर्स क्या क्या होगा? एक तो Q3 की वजह से रिपल्सन का फोर्स इधर को लग रहा होगा, और Q2 की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स इधर लग रहा होगा। तो ये वाले फोर्स का इधर कंपोनेंट ले लो, इसका तो ऑलरेडी एक्स में है, और दोनों को देख लो कि किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। ये तो बहुत सिंपल सा हुआ ना। एक तो इधर को रिपल्सन होगा, रिपल्सन वाला फोर्स आप लिख लोगे, मान लो वो F1 है ना, तो ये एंगल अपोजिट एंगल थीटा आएगा ना। ये समझ आ रहा है बच्चों? ये अपोजिट एंगल थीटा आएगा, तो F1 का इधर कंपोनेंट F1
कॉस आएगा और इधर F1 साइन थीटा आएगा ना, तो F1 साइन थीटा प्लस Q2 की वजह से मान लो इधर को F2 लग रहा है, तो F2 और ऐड हो जाएगा, तो ये नेट फोर्स होगा। अब इनकी वैल्यू डाल दो। F1 की वैल्यू कितनी डालोगे, K Q1 Q3 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू साइन थीटा प्लस F2 कितना होगा, K, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड डालना है ना, डायरेक्शन हम लोगों ने देख लिया है। अब आप देख लो इसमें K Q1 दोनों जगह वो कॉमन कर दो, बाकी बचे हुए टर्म को देख लो, Q3/a² साइन थीटा प्लस Q2/b², तो ये ऑप्शन हो जा रहा है। K Q1 कॉमन कर लो तो ये B ऑप्शन के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। कुछ चमका बच्चों 6 वाला? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ कौन सा है 6 के बाद? 14th। तो 14th जो है नाइनेश ने भेजा है, फोर्टीन तो अपन ने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, 14 तो कॉपी किया था। ये है 14। 14 देखो क्या है, 2 point charges A and B whose magnitudes are same are positioned at certain distance from each other with A at the origin। ना, 2 पॉइंट चार्जेज ऐसे रखे गए हैं और ये ओरिजिन पर है। ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बिटवीन A and B। ठीक है, एंड डिस्टेंस x फ्रॉम A से x डिस्टेंस देते हुए, ठीक है। E is taken positive if it is along the line joining from A to B। अगर A से B की तरफ है, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस के along है, तो उसको प्लस में दिखाया गया है। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी डिसाइडेड दैट, तो इस ग्राफ से हमें बताना है कि यहां पर किधर को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो यहां पर अगर आप दो चार्ज रख दो, देखो अगर मैं यहां पर सबसे पहले एक चीज सबको पता है कि अगर कोई भी क्यू चार्ज लोगे तो क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये रहता था KQ/r²। तो जब R टेंडिंग टू जीरो होगा, R टेंडिंग टू जीरो होगा तो E टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब अगर मान लो कोई क्यू चार्ज के एकदम आप पास में देख रहे हो, तो वहां पे किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डोमिनेट करेगा? अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2, Q1 के एकदम आप क्लोज जाओगे तो वहां Q1 का ज्यादा डोमिनेट करेगा या Q2 का डोमिनेट करेगा? Q1 का डोमिनेट करेगा ना, और वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, जबकि दूसरे वाले का फाइनाइट होगा। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट का नेट कितना आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा ना। तो अब देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई एक आपके पास यहाँ पे प्लस चार्ज रखा और एक माइनस चार्ज रखा है, और इस चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाओ, तो आप बोलोगे प्लस के पास में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, और वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा, मतलब इनफाइनाइट को जा रहा होगा ग्राफ। और निगेटिव के पास में जाओगे तो यहाँ पे किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टूवर्ड्स चार्ज, और वो भी इनफाइनाइट को होगा, नहीं इनफाइनाइट को होगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में देखोगे तो इनफाइनाइट से ग्राफ आ रहा होगा और फिर वापस जाकर के इनफाइनाइट को चला जाएगा। कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या बीच में? प्लस का भी इधर है, माइनस का भी इधर है, तो कहीं जीरो नहीं होगा, लेकिन इनफाइनाइट से आएगा और इनफाइनाइट को जाएगा। लैग आ गया क्या बच्चों? अरे यार बहुत दिक्कतें हैं। गया लैग?
नहीं गया। अच्छा, 1 मिनट रुको। Recording in progress. Recording in progress. हाँ बच्चों, अभी अभी बताओ, अभी सही आया क्या? देखो मैंने गा के सुना दिया, 3-4 बार एक ही चीज को बोला। अभी सही आ रहा है क्या? हाँ यार, खालकर आज खाना नहीं खा पाया हूँ तो इसलिए थोड़ी पतली आवाज निकल रही है। थोड़ी देर बाद सही हो जाएगी। तो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी इधर को है। और यहाँ पे आपको पता है कि पास में किसका डोमिनेट करेगा, जो यहाँ पे चार्ज रखा है। ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसका उसके पास में डोमिनेट करेगा और वो इधर को आना चाहिए। मतलब ये कौन सा चार्ज हुआ बच्चों? ये कौन सा चार्ज हुआ? निगेटिव। और यहाँ पर अवे फ्रॉम चार्ज आ रहा है और उसका डोमिनेट कर रहा है, इसलिए अवे फ्रॉम चार्ज है, तो ये पॉजिटिव हुआ। तो ऐसे करके आप बता दोगे कि ए इज पॉजिटिव, बी इज निगेटिव। 14 क्लियर है बच्चों? अरे सर यू अगर देख, इधर प्लस चार्ज आएगा, अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी जीरो नहीं है ना, हमेशा प्लस का तो अवे फ्रॉम चार्ज है, माइनस का टुवर्ड्स चार्ज है, तो कैसे जीरो हो पाएगा? हर जगह प्लस और माइनस ऐड ही होंगे ना, पूरा प्लस से माइनस के बीच में हर जगह। जीरो इधर कहीं हो सकता है या फिर इधर कहीं हो सकता है, बीच में जीरो नहीं हो पाएगा। दोनों प्लस प्लस होते तो होता। अगर ए निगेटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा तो देखो क्या है, अगर ए निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, तो अब इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव का डोमिनेट करेगा, तो वो अवे फ्रॉम टुवर्ड्स चार्ज ऐसे आएगा ना। और क्वेश्चन में बोला गया कि इसको प्लस में दिखाना है और इसको माइनस में, तो माइनस में दिखाऊंगा तो अब इसको इधर नीचे को बनाना पड़ेगा ना, निगेटिव इन्फिनिटी को जाना पड़ेगा। डायरेक्शन बोल दिया गया ना, प्लस किसको लेना है, ए टू बी को प्लस लेना है। सरयू समझ आया क्या बोल रहा हूँ? अरे कैसे नहीं समझ आया भाई? अनम्यूट कर तू एक बार, अनम्यूट करो बेटा। हाँ सर। सर देख ए यहाँ पे पे, इंफिनिटी जाएगा और बी पे इंफिनिटी जाएगा, वो समझा, लेकिन वो ऑपोजिट वेरी गुड। अब डायरेक्शन में डायरेक्शन का भी सोचो, अब डायरेक्शन का भी सोचो। देखो आपको पहले यहाँ पे क्या बोला गया है, E is taken positive if it is along line A to B, मतलब A to B मतलब इधर को रहेगा, A से B की तरफ, तभी पॉजिटिव लेना है ना? हाँ इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है कि नहीं? हाँ अब देखो यहाँ पे E क्या दिखाया गया है, इस जगह E क्या है, प्लस है या माइनस है? नीचे होता तो माइनस होता, ऊपर है तो प्लस है ना। पूरे में ये हाँ देखो, पूरे में ये पॉजिटिव है, कहीं पे भी नीचे आया है? पूरे में नहीं पॉजिटिव है, मतलब हर जगह सर, इलेक्ट्रिक मतलब फील्ड कौन? डाइपोल डाइपोल जैसा हो गया थोड़ा। हाँ हाँ, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना। अब एकदम इसके पास जाओ, अब इसके पास प्लस इनफाइनाइट, इधर को कब मिल पाएगा, जब यहाँ प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो। हाँ सर, सर अब समझा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों। और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो।
इसमें किसी और को कोई दिक्कत? 16 नंबर, 16 नंबर देखते हैं अब। 16 नंबर का क्वेश्चन किसने भेजा है? 15 भी है। पंद्रह नंबर का क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है इसमें। A point charge 2 is placed at origin. Let EA, EB, EC be the electric field at 3 points. This point पे electric field निकाली गई due to charge Q. Then पहला ऑप्शन बोला गया है कि EA और EB परपेंडिकुलर है और दूसरे में ये बोला गया ये सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो इनमें से क्या क्या हो पा रहा है? ये तो सलोनी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। आपको ओरिजिन पे एक चार्ज रख दिया गया और ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वेक्टर फॉर्म में। क्या ए और बी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख लोगे आई जे के में? अगर हम लोग एक चार्ज को +2 को ओरिजिन पे रखते हो, यहाँ पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? ये मान लो ओ है, तो आप क्या लिखोगे? ई वेक्टर फॉर्म में के क्यू बाई ओ ए का स्क्वायर और ओ से ए के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, यही होगा ना, अवे फ्रॉम चार्ज। और ये क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन में ओ ए का स्क्वायर इंटू ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ओ ए का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में ओ ए का क्यू इंटू ओ ए वेक्टर। अगर ए का कोऑर्डिनेट दिया है तो उसका ओ ए मतलब क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर ना, ओ ए लिख लोगे क्या? ए के कोऑर्डिनेट पता है अगर, तो ओ ए वेक्टर कितना बोलोगे? 1 2 3। तो ओ ए वेक्टर कितना आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, फिर से लगेगा गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो कितना आ जा रहा है? √14 का क्यूब और यहाँ पे ओ ए वेक्टर लिख दो। सलोनी ये समझ आया? ई ए ऐसे लिख लेंगे, ऐसे ईबी भी लिख लेंगे वेक्टर फॉर्म में, आई जे के में वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे ईबी भी। डी का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना। और अब अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और वो परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए ना, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ। तो अब चेक करो, 0 आ रहा है तो परपेंडिकुलर है, 0 नहीं आ रहा है तो नहीं है। फिर मैग्नीट्यूड चेक करना है अगले पार्ट में। मैग्नीट्यूड वाले में तो सीधे ही बस लिख दो के क्यू बाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस तो आप डायरेक्ट ओरिजिन से निकाल ही लोगे हर पॉइंट का। फिर मैग्नीट्यूड चेक कर लो कि ये जो आपको दिया गया वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। ये वाले पार्ट में तो केवल मैग्नीट्यूड चेक करना है। सेकेंड पार्ट तो और आसान है, वो वेक्टर फॉर्म में लिखना ही नहीं है, बस डिस्टेंस ले लो ओ ए ओ बी ओ सी और ई लिखो और चेक करो, हो जाएगा बच्चों 15। हाँ क्वेश्चन तो डिफिकल्ट था भाई। ये एक्चुअली सलोनी ने लग रहा है, लग नहीं रहा है कि वेक्टर किया है अभी सही से। तूने वेक्टर किया सलोनी कंप्लीट? जो अपन शुरू शुरू में पढ़े थे जब तुम लोग आए थे बचपन में, तो दूसरा चैप्टर पढ़ा था, जो अपने एक सर थे, क्या नाम था, याकूब सर,
उन्होंने उन्होंने जबरदस्त ढंग से पढ़ाया था तुम लोग को वेक्टर, तो फिर मुझे रिकॉर्डिंग डालनी पड़ी थी। अब अगला कौन सा है? सर ने तो पेन कॉपी लेके और पंखे की आवाज में ऐसा धड़ाधड़ पढ़ाया, वीडियो बनाया कि मजा ही आ गया था। और भाई साहब उस लेक्चर के भी सर का कुछ उस टाइम पे कुछ ऐसे 15,000 कुछ पर डे का था, उतना चार्ज कर दिया सर ने। मैं तो हिल गया था भाई कि क्या कर रहे हैं सर। सारे लेक्चर भी मुझे खुद पढ़ाने पड़े और पैसे भी देने पड़े। नहीं 15 नहीं, 15 ज्यादा बोल दिया यार। एक सेकेंड, उस टाइम पे कुछ नहीं नहीं, 4 या 5 था कुछ, मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद था। 4 या 5 था यार, ज्यादा बोल दिया मैं। ऑनलाइन में कम कर दिया था, पहले ज्यादा था। ऑनलाइन के टाइम थोड़ा कम करना पड़ा था। सेवनटीन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा है 17 के बाद बताओ। 16, 16 नहीं बताया। एक मिनट, सोलह नंबर वाला किसने पिक भेजा हुआ है? 16 नंबर का पिक किसने भेजा हुआ था? खुशी ने भेजा है, अच्छा। यार खुशी, तेरा नंबर सेव नहीं है। नंबर के लास्ट में कौन 2 डिजिट बता दे, अपने नंबर के लास्ट 2 डिजिट बता दे। 326, 326। ये देखो बच्चों, इसमें देखो क्या बोला गया है। डायरेक्शन ऑफ थीटा ऑफ डायरेक्शन ऑफ ई एट पॉइंट पी, हमें इस पॉइंट पे ई का डायरेक्शन बताना है। ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज फाइनाइट रॉड, यहाँ पे एक चार्ज फाइनाइट रॉड है, तो इसकी वजह से हमें ई का डायरेक्शन बताना है।
तो बच्चों आपको क्या ये पता है कि कोई भी फाइनाइट रॉड के वजह से ई के दो कंपोनेंट होते हैं और उनका वैल्यू निकालना। अगर मुझे इस पॉइंट पे ई निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे मिला दूंगा दोनों एंड से और परपेंडिकुलर डालूंगा। परपेंडिकुलर डालूंगा ना, तो ऊपर वाले का तो अल्फा एंगल 0 है और नीचे वाले के लिए बीटा एंगल 30 डिग्री है। सॉरी एंगल ये लेते थे, क्या कर रहा हूं मैं, ये बीटा होता था, ऊपर वाला एंगल अल्फा है वो 0 है, बीटा 60 है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, ऐसे जा रहा होगा ना, ई परपेंडिकुलर, वो निकाल लोगे परपेंडिकुलर वाला ई और पैरेलल वाला ई, दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे अल्फा बीटा की। तो जब दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे तो आप नेट ई कुछ ऐसे जा रहा होगा, उसके लिए ये थीटा निकाल सकते हो। tan थीटा कितना आएगा, ई पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर है, ये हमें थीटा बताना है। अब ये कंपोनेंट लिख लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट लिख लोगे, चवन कंपोनेंट हो जाएगा, फॉर्मूले में अल्फा बीटा की वैल्यू डालनी है, फिर ई पर पैरेलल अपॉन ई परपेंडिकुलर कर देना है। ठीक है, अगला करें, 16 नंबर के बाद बताओ, 25 नंबर, 25 नंबर पांडा ने भेजा हुआ है। अब देखो बच्चों, ये 25 नंबर में क्या बोला गया है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम वन फेस इनसाइड अ क्यूब इज वेरिंग एज शोन इन फिगर। एक क्यूब के एक फेस से दूसरे फेस की तरफ जा रहे हैं, पूरे फेस, एक फेस से दूसरे फेस तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर। तो उसमें क्या हो रहा है, पहले ये रो बढ़ता जा रहा है, 1/4 डिस्टेंस तक बढ़ता गया है, फिर कांस्टेंट है, फिर कम हुआ है ना। मतलब अगर हम ऐसे एक क्यूब ले लें जिसकी साइड लेंथ 1 मीटर है, तो 1/4 तक तो रो की वैल्यू बढ़ रही है, 1/4 से 3/4, यहाँ पे कांस्टेंट है, रो नॉट है, और इधर फिर कम हो रही है। ठीक है, समझ आ रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ जाने में रो बढ़ा है, यहाँ पे कम हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट है। देन द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो हमें टोटल फ्लक्स बताना है कितना होगा। अब देखो, आपको अगर टोटल फ्लक्स निकालने में मतलब क्या करना है, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट करना है ना, चार्ज निकालना है। अब आप चार्ज कैसे निकालोगे, चार्ज बच्चों हम कैसे निकालेंगे, अगर हम मान लेते हैं यहाँ से कोई भी क्यूब में x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस का अगर हम एक ऐसे, तो उस dx थिकनेस के लिए तो हम मान सकते हैं ना कि रो कांस्टेंट है, x बढ़ने पे रो चेंज हो रहा है, तो dx तक के लिए तो मान सकते हो ना कि रो कांस्टेंट है। और इसका एरिया कितना होगा, फेस का एरिया कुछ a होगा। तो इस dx थिकनेस के वॉल्यूम में कितना चार्ज आ जाएगा, dx थिकनेस के वॉल्यूम में चार्ज आ जाएगा, dx इंटू ए इसका वॉल्यूम है, dx इंटू ए उसका वॉल्यूम आएगा ना, वॉल्यूम इंटू वहां का जो भी चार्ज डेंसिटी, ये रो हो जाएगा, इस पूरे रो को इंटीग्रेट करूंगा तो क्यूब आ जाएगा ना। इसमें ए की वैल्यू कितनी आएगी, ये साइड क्यूब जो है 1 मीटर का है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी ना, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ अंदर केवल क्या बचेगा, रो dx। अब रो
dx का क्या मतलब है? अगर रो और x का ग्राफ दिया है तो इंटीग्रल रो dx कैसे निकालोगे? अगर रो और x का ग्राफ दिया है तो इंटीग्रल रो dx मतलब इसके अंडर का एरिया निकाल लो। तो ये पूरा एरिया निकाल लो तो Q आ जाएगा, Q आ जाएगा तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो। तो 25 नंबर अब हो जाएगा। अगला बताओ। ट्वेंटी एट सरयू तूने फोटो भेजा है क्या 28 का? कोई और ने भेजा है 28 का? सरयू का नंबर, एक मिनट, किस नंबर से भेजा है सरयू? लास्ट डिजिट बता। ऊपर है क्या? अच्छा अच्छा, ओके, ऊपर है। हाँ ये है, ये है 28। देखो बच्चों, ठीक है, तो देखो ये क्या है 28 में, a charge plus q is fixed at each point x naught 3x naught 5x naught, अरे वाह, up to infinity and charge minus 2 this। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, 28 कैसे डाउट पूछ रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने वो ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पता है तुम लोगों को? ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बताओ। बताओ बच्चों, ln x का एक्सपेंशन, सॉरी ln 1 प्लस एक्स का, ये पढ़ा है कि नहीं अभी? ln 1 प्लस एक्स सीरीज वीरीज तो हो गया ना यार, एक्सपोनेंशियल वगैरह ये सब। तो क्या आता था कुछ x, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर एक्स क्यूब बाई 3, ऐसा कुछ होता था ना? अब मान लो फैक्टोरियल नहीं होता था ना शायद, डायरेक्ट ये रहता था, नीचे 2 3 आता था। अब मान लो x की वैल्यू 1 डाल दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? ln 2 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। मतलब कहीं पे अगर ऐसा सीरीज लिखा है तो उसका सम क्या होगा? ln 2 होगा ना। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, ये तो मेरी भावनाएं समझ ही गए होगे तुम लोग। अब हर एक जगह चार्ज रख दो, पोटेंशियल लिखो, तो उसमें बाकी कॉमन हो जाएगा, अंदर ये बचेगा, उसको सम करके लिख दो। ln 2 का टर्म एक ही जगह ऊपर आया, यही होगा, क्योंकि ये सम जब ऐसे आएगा तो ऊपर आएगा ना, ln 2 नीचे थोड़ी आएगा, तो ये नहीं होगा, ये होगा। 28 के बाद 29 भी है। ठीक है, 29 देखो, a non-conducting ring of radius this much carries a total charge this distributed non-uniformly on its circumference, producing an electric field E everywhere in the space. The value of the line integral minus E dot dl along the center of the ring in volts is approximately। अरे 29 तो यार बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है। हाँ यार पांडा, तूने बोल ही दिया। आपको बोला गया है कि एक रिंग ले लो और रिंग के अलोंग इन्फिनिटी से यहां तक आओ, और इसको लेंथ को एल लिख दिया गया है। तो हमें पता है डीवी इक्वल टू क्या होता है? माइनस ई डॉट डीएल होता है।
शुरू में इन्फिनिटी पे थे, शुरू में इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल कितना होगा, 0। बाद में एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब सेंटर का पोटेंशियल निकालना है, मतलब रिंग के वजह से सेंटर का पोटेंशियल निकालना है। बस लैंग्वेज ऐसे लिख दी गई कि तुम लोग घबरा जाओ, बस KQ/R लगा दो। अगला बताओ 34। - 31 भी है। खालकर 31 भेजा है तूने? नहीं भेजा है तूने, नैनेस तूने भेजा होगा 31। अब तुम लोग भेजे नहीं हो, ऐसे ही पूछ रहे हो यार। कोई ने भेजा है 31? तूने भेजा है, अच्छा 1 मिनट रुको, फिर मत भेजो, सुमिति ने भेजा है। एक तो तुम लोग के इतने तो नंबर चेंज होते हैं। लास्ट डिजिट बताओ सुमिति, तेरे फोन का क्या है? भेज दिया 31 नैनेस ने। नैनेस अरे कहाँ आ गया ये? चलो 31 देखो बच्चों, 31 में देखो क्या बोला गया है। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ना, हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लॉन्ग पड़ा हुआ है। वर्क रिक्वायर्ड इन मूविंग चार्ज फ्रॉम सी टू ए, सी टू ए तक मूव कराने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? तो आप मुझे बताओ यहाँ पे वर्क डन क्या पाथ पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन क्या पाथ पे डिपेंड करेगा? तो मैं ऐसे रास्ते से लेके आऊं जहां से मुझे सोचना आसान हो, तो मैं वही रास्ता प्रेफर करूं ना। तो मैं सी टू ए आना है तो पहले मैं सी टू बी चला जाऊं। सी टू बी जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ई ऐसे अवे फ्रॉम वायर होगा, तो सी टू बी का वर्क डन कितना होगा? 0। फिर बी से सी आ रहा हूं, अब बी से सी आऊंगा और मान लो कोई टाइम पे आर डिस्टेंस पे खड़ा हूं। अगर कोई टाइम पे आर डिस्टेंस पे पहुंच गया हूं तो वहां पर मुझे स्लोली लाना है ना। तो आर डिस्टेंस पे खड़ा हूं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा होगा? 2k λ/r। तो एक्सटर्नल एजेंट को, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज कितना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्यू, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है। तो अगर मुझे स्लोली लाना है तो, अगर स्लोली लाना है तो एक्सटर्नल एजेंट को भी इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ना। एक्सटर्नल एजेंट को इतना फोर्स लगाना है और उसको कहां से लाना है? हल्का सा अगर dr आगे लेके जाएगा तो एक्सटर्नल एजेंट का देख रहे हो वर्क डन, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है ना, फोर्स वेरिएबल है, तो वर्क डन कैसे निकालूंगा एक्सटर्नल एजेंट का? इंटीग्रल FDR कर दूंगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा? प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उधर को लग रहा होगा, तो एक्सटर्नल एजेंट को नीचे को लगाना पड़ेगा ना, और नीचे को लगा के नीचे को ही उसको dr डिस्प्लेस करना है, तो उसका वर्क क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस? नीचे को फोर्स लगाना है और नीचे को ही डिस्प्लेस करना है, नीचे मतलब जो भी ये साइड दिख रहा है डायग्राम में।
तो ये वर्क प्लस में आना चाहिए ना। अब इनकी वैल्यू डालो 2k लैम्डा क्यू बाई आर इंटू डी आर। अब देखो क्या ये टर्म प्लस में है, इंटीग्रेशन मतलब तो आप ऐड करो, अगर ये पूरा टर्म प्लस में होगा तभी ना ऐड होके प्लस में आएगा। अब इसमें आर जो है वो तो कम हो रहा है ना, आर यहाँ पे देखो इससे डिस्टेंस दिया है आपने, तो डी आर तो आर में कम हो, चेंज है ना, तो डी आर क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा ना। डी आर निगेटिव है तो इसके आगे एक निगेटिव लगा दो ताकि ये टर्म प्लस में हो जाए। अब इंटीग्रेट कर लो, पहले आर की वैल्यू 2a थी, बाद में a हो गई, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हो जाएगा बच्चों 1/r का इंटीग्रेशन करो, वैल्यू डाल दो, ln2 का टर्म बन जाएगा 2k लैम्डा क्यू ln2। अगला बताओ। 34 और 43। थर्टी फोर देखो बच्चों, फिगर शोज ए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स विच कर्व अलोंग अ सर्कुलर आर्क। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सर्कुलर आर्क के फॉर्म में है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम एट ऑल पॉइंट, और हर पॉइंट पे ई की वैल्यू भी सेम है। इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज बी देन द पोटेंशियल एट बी। अगर ए पे पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है तो बी पे कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है ना। देखो ये ऐसे सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब आप कैसे सोचोगे, ए से बी तक जाना है आपको, तो इंटीग्रल ई डॉट डी आर लगा दो। इंटीग्रल ई डॉट डी आर लगाओगे अगर, तो कोई भी जगह पे अगर मान लो आप यहाँ पे कुछ डी आर आगे जाते हो ना, और ई भी इधर कोई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस डीवी इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये क्या बन जाएगा, ई डी आर बन जाएगा। देखो साइन आप अलग भी रख सकते हो, आप पहले वैल्यू निकाल लो फिर साइन सोच लेना। यहाँ पे एक चीज बताओ, ई अगर ऐसे जा रहा है तो ये हाई पोटेंशियल होगा या ये लो हाई होगा। ई किधर से किधर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के साइड जाता है ना, तो इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल है। तो V से यहाँ अगर एक पे V की वैल्यू B है तो B पे V की वैल्यू A से कम आएगी ना, तो V से कम वाले ये दो ऑप्शन है। तो कभी अगर वो हनुमान चालीसा पढ़ के टिक मारना रहे तो एटलीस्ट इतना सोच लो फिर टिक मारो, तो सही होने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई तो हर जगह सेम है ना, ई देखो बोला गया हर पॉइंट पे सेम है, तो ई बाहर आ जाएगा, डी आर ऐड होगा ना। हम यहाँ से पहले हम केवल मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन हम बाद में सोच लेंगे ना। अब डी आर ऐड होके क्या हो जाएगा, ये पूरी लेंथ आ जाएगी ना, पूरी लेंथ कितनी होगी, आर इंटू थीटा। तो ये हमने डिफरेंस निकाल लिया पूरा ए से लेकर के बी तक का, केवल मैग्नीट्यूड सोचो, अभी डायरेक्शन पे मत ध्यान दो। अब हमें पता है कि डिफरेंस इतना है, और ये वाला ए वाला हाई पोटेंशियल है, बी वाला लो पोटेंशियल है, मतलब वी ए माइनस बीबी की वैल्यू हमें पता है ई इंटू आर इंटू थीटा है, तो वीबी कितना आ जाएगा, वी ए माइनस ई आर थीटा। कैसे बी आना चाहिए,
सर हम ई के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो फिर मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो लेंगे ना, ये ऐसी क्यों लेंगे सर्कुलर वाली? शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब ऐसा कहा है कि शॉर्टेज डिस्टेंस अगर हमें कहीं पे भी, जैसे ये ई है और हमें कोई दो पॉइंट बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम ई के डायरेक्शन में जाते हैं। परपेंडिकुलर जाने से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज होगा, ई के डायरेक्शन में जाते हैं ना, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो ई अगर हमारा हाँ ऐसे है तो हमें ऐसे हाँ, जाना पड़ेगा। समझ गए, समझ गए। 34 के बाद बच्चों कौन सा है? 43 है, 42 भी है, 37 भी है। 37 का फोटो भेजा हुआ है। हाँ, सुमिति ने भेजा एक। थर्टी सेवन देखो बच्चों, देखो 37 में क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन स्पेस एज शोन इन फिगर। देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, डायग्राम डायरेक्शन दिया हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी, और ए और बी के बीच में हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो आप कैसे निकालोगे बच्चों? कोई बताना चाहेगा 37 में कैसे करें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। हाँ सर, यू बताओ। हाँ सर, उन दोनों का डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस वो 5 होगा, 5 सेंटीमीटर। और ओके, फिर ई क्रॉस ई डॉट डी, तो मतलब ई डी कॉस थीटा, और कॉस थीटा के लिए ए बी का एंगल एक्स एक्सिस से 37 डिग्रीज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो 2 पाई माइनस मतलब 16 डिग्री है। तो वो दोनों फील्ड और ए बी के इसमें एंगल 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री आ जाता है। 90 90 डिग्री प्लस। डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 53 डिग्री आई थिंक, ऐसे कुछ। अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखो ये तो था, सरयू ने पूरा दिमाग लगा के किया। और मैंने एक आप लोगों को बताया था कि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहां पे आप डेल्टा वी इक्वल टू सीधे क्या लगा सकते हो? माइनस ई डॉट डेल्टा आर। ये याद है कुछ बच्चों? तो ये किस दिन के लिए सिखाया था? कि जरूरत पड़े तो यूज कर लो। आपको वी बी माइनस बी ए चाहिए ना, मतलब बी फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है। तो यहाँ पे आप लिख दो ऐसे, डेल्टा आर मतलब फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ई को वेक्टर फॉर्म में लिख दोगे कंपोनेंट में रिजॉल्व करके। सिक्सटीन डिग्री का लेकिन वैल्यू नहीं दिया है ना। और अगर मैं मैथमेटिकली जाऊं ऐसे ज्योमेट्री से, तो एंगल कैसा आ रहा है? सॉल्व करते बन रहा है क्या वो? इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? ई यहाँ से जा रहा है ऐसे 16 डिग्री पर, और ये एंगल बन रहा है tan थीटा इक्वल टू 37 डिग्री। तो 37 और 16, 37 और 16 ऐड हुआ तो 13, 53। तो 180 माइनस 53। हाँ ठीक है। ये वाले में बस ये है कि एंगल सॉल्व हो जा रहा है, यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं ना। तो ई यहाँ पे ई को रिजॉल्व करोगे तो 16 डिग्री
यूज होगा ना, वो नहीं करते बन रहा है। अगर ये एंगल थोड़ा सा अच्छा दिया होता, थोड़ा अच्छा दिया होता तो ये आराम से आप रिजॉल्व करके लिख देते, तो ये इजी पड़ता। बट यहाँ पर हमें ऐसे सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम कैसे सोचेंगे, ई का मैग्नीट्यूड डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच के एंगल का कॉस ना, डॉट प्रोडक्ट कर दिया ना, मैग्नीट्यूड पहले निकाल रहा हूँ, फिर हाई और लो हम लोग देख लेंगे। ई का मैग्नीट्यूड दिया है, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड पता है, बीच का एंगल कितना आएगा, ये 16 डिग्री है, ये 37 है, तो ये कितना आ जा रहा है 180 माइनस 53 कर दो, तो यहाँ cos 180 माइनस 53 आ जाएगा ना। cos 180 माइनस 53 को cos 53 लिख देना, या 127 डिग्री को लिख सकते हो 90 प्लस 37, फिर सॉल्व हो जाएगा। ई भी पता है, आर का भी मैग्नीट्यूड पता है, बीच का एंगल की वैल्यू भी पता है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। फिर आप उसमें सोच सकते हो कौन सा हाई पोटेंशियल है, कौन सा लो पोटेंशियल है। आप देख लो बी की तरफ जब आगे जाओगे तब ए आएगा ना, ए हाई पोटेंशियल होगा या बी हाई पोटेंशियल होगा, बताओ बच्चों, यहाँ पर कौन सा हाई पोटेंशियल है, बी हाई है ना, क्योंकि बी की तरफ जब बी से आगे जा रहे हो फिर परपेंडिकुलर जा रहे हो तब ए मिल रहा है, तो ए और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और वो ये पॉइंट बी से कम पोटेंशियल पर है, तो डिफरेंस आ जाएगा, फिर आप बता देना। बी हाई है मतलब बी माइनस बी ए प्लस में आना चाहिए, प्लस में आंसर बता दो इसको सॉल्व करके, हो जाएगा बच्चों। सर पर इसमें ई का डायरेक्शन है, तो उसके अलावा अगर दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट किया और फिर वैसे हाँ ई वो इंटू डी वही किया तो वो क्या? भी चलेगा, वो भी चलेगा भाई, ये वही चीज है ना, डेल्टा आर कॉस थीटा वही है, ये वाली डिस्टेंस है। हाँ पर मतलब वो फिर 4/cos16 आएगा ना। हाँ तो बस ऐसे कैलकुलेट करके 16 डिग्री ना जरूरत पड़े सॉल्व करने की, क्योंकि वो वैल्यू याद हाँ नहीं है ना। फिर वो कैसे करेंगे, मतलब अगर कैसे क्या नीचे करेंगे cos अरे, 16 आए तो? कैसे करेंगे बता, तू बता मुझे, 16 डिग्री की वैल्यू याद रखेगा। नहीं, पर फिर अगर मेरे कैलकुलेट पास कैसे दो करेंगे ऑप्शन मतलब? है, अगर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक 16 डिग्री यूज करके सॉल्व करने का और एक 37 डिग्री, और मुझे पता है मेरे को 37 याद है, तो मैं 37 लगाऊं आप फॉर्मूले में या 16 लगाऊं, तू बता सर श्रेयस क्या बोलता है तू। देखो एक याद है एक याद नहीं है, तो कौन सा लगाएगा। हाँ ये 37 वाला। हाँ ना भाई, जो अपन याद ही रखते हैं, जो फिक्स जो याद रखते हैं उनको ही यूज करेंगे ना। 16 अगर यूज हाँ करना पड़ रहा है तो मतलब वो देना चाहिए क्वेश्चन में, नहीं दिया है मतलब उसके बिना ही सॉल्व करना है। हाँ समझा। ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं यार, 16 से करके ही रहूंगा। इसमें थीटा कितना आया था बच्चों, ई देखो इधर को था ना, ई आपका इधर को था, और बी से ए की तरफ जाना था। अच्छा एक चीज और है, बी से ए जाना है, ऐसे जाना है आपको, नहीं नहीं एक मिनट, आर बी माइनस आर ए है ना, मतलब ए इनिशियल पॉइंट है, ए से बी की तरफ जाना है, क्या कर रहा हूँ मैं, ए से बी की तरफ जाना है, ये आपका ए बी वेक्टर है, इनिशियल से फाइनल की तरफ मिलाना है ना। आपका बी बी माइनस बी ए पूछा हुआ है, अब वैसे कुछ भी मत करो, ये दोनों, ये लाइन देख लो, ये लाइन देख लो, और इनके बीच का एंगल देख लो, ये 16 डिग्री है, ये 37 है, तो ये एंगल निकाल लो, 180 में से सब सब्ट्रैक्ट कर दो। खालकर जी, एंगल आया है 180 माइनस 53, मतलब 127 डिग्री ये एंगल आया है। और समझा दो 3-4 बार, बच्चों जल्दी बोलो। पर 5 cos 37 आएगा क्या, cos 37 की वैल्यू तो पता है ना हमें, क्या बोलना चाह रहा है।
देखिए भैया सॉल्व कर लेंगे, लोग मान नहीं रहे हैं। ई की वैल्यू है कितनी, 400। बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। कॉस थीटा है कॉस 127, कॉस 127 कितना होगा, साइन 37 डिग्री, 37 मतलब 3/5, तो 12 वोल्ट आया। पांडा जी दिल को ठंडक मिल गई कैलकुलेशन करा के। अरे भाई देख ना, देख डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है, ई डेल्टा आर कॉस थीटा, ई आर उनके बीच का एंगल कॉस थीटा, कॉस कितना है आपका, कॉस 127 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 प्लस 37, दैट साइन 37 माइनस साइन, बट हमें मैग्नीट्यूड देखना है। स्पीचलेस हो गया अब मैं, अब वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं बाहर, अब मैं क्या बोलूं। तो इकडे जा जरा प्लीज। देखो भाई, ई देखो किधर को जा रहा है, 16 डिग्री पर एक्स एक्सिस से जा रहा है, तो ये भी कितना आएगा, 16 डिग्री। अपोजिट एंगल 16 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी ई बना दो, तो मैं इस पॉइंट पे ई बना देता हूँ ना, सब जगह ई है ना, ये है 16 डिग्री, और ए बी वाली लाइन को मिला दो, तो ये देखो ये कितना है, tan थीटा निकालोगे तो 3/4, 3/4 तो ये 37 आएगा, तो सर वो 37। डायग्राम में थोड़ा ये हो गया था ना, इसलिए वो नहीं समझा, भी समझ गया। अब तो बता के रहूंगा। ठीक है बच्चों, अब कोई डायग्राम में दिक्कत, अगला बताओ। अगला था 42। 42 किसने भेजा है, अरे आज तो प्रणव भी आया है, बहुत दिनों बाद। वंस अपॉन अ टाइम प्रणव was in gravity, then I never saw him, then today he appears again. फोर्टी टू बच्चों किसने भेजा है, सिंधे नंबर का लास्ट डिजिट बता कितना है, 886। अबे प्रणव तूने बोला था अब आएगा क्लास, अब तो बैकलॉग नहीं रखेगा, फिर तू गायब हो गया, ऐसा क्यों। 42 देखो बच्चों, टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, सिद्धांत नहीं आया है आज ना, सिद्धांत आया है क्या, टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड। Two short electric dipoles are placed as shown in figure. Energy of the electric interaction between these dipoles will be. कहाँ आ रहा, कभी हाँ ना बोलता ही नहीं है कि आया समझ नहीं आया, हो गया नहीं हो गया, कैसे पता चलेगा आ रहा है। तो इन दोनों की हमें एनर्जी बतानी है ना,
तो देखो डाइपोल की एनर्जी लिखने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं ना, माइनस पी डॉट ई। ठीक है बच्चों, पी डॉट ई करके सोच सकते हैं ना। तो आप देखो क्या करो, यहाँ पे इस P2 को रिजॉल्व कर दो ऐसे, एक हो जाएगा P2 cos थीटा और एक आ जाएगा P2 sin थीटा। अब P2 sin थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो ऐसे जा रही होगी E2, और P2 cos थीटा की वजह से इधर को जा रही होगी, उसको मान लेते हैं E1 है, ये वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। तो किसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर पाओगे P1 का, E1 के साथ या E2 के साथ? डॉट प्रोडक्ट में जो P1 के डायरेक्शन में उसके साथ ही कर पाओगे ना, परपेंडिकुलर वाले के साथ तो जीरो हो जाएगा ना। बताओ बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, माइनस P1 और E1 ना, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, थीटा जीरो है, कॉस थीटा 1 हो जाएगा। E1 की वैल्यू डाल दो, P2 cos थीटा के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 2kp। 2kp मतलब P कितना है, P2 cos थीटा बाय R3। तो ये वाला आ जाएगा, एक की वजह से दूसरे पे निकाल दिया ना। अबे चमन, ये बोल रहा हूँ कि देख, ये अगर P2 है तो P2 का एक इधर कंपोनेंट आएगा ना P2 cos थीटा इस लाइन के लॉन्ग, और एक लाइन के परपेंडिकुलर आएगा P2 sin थीटा। अब इस P2 cos थीटा के लिए कौन सा पोजीशन है, एक्सियल या इक्विटोरियल? P2 cos थीटा के लिए एक्सियल, तो इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी ना, 2kp/r³ लगाओगे और P ये लोगे, और इसके वजह से क्या होगा, ये इक्विटोरियल होगा ना इस P2 sin थीटा के लिए। तो P2 sin थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा होगा, तो E2 के साथ P1 का डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगाना है P डॉट ई, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा ना, 90 डिग्री पे वेक्टर है, केवल इस P2 cos थीटा वाले के साथ ही डॉट प्रोडक्ट आ पाएगा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। 42 समझ आया बच्चों सभी को? अगला बताओ। 43 सलोनी भेज दिया है तूने 43? सब 43 किसने भेजा है? ऊपर है? हम्म, 43 देखो, 43 में क्या है, three dipoles each of dipole moment P are placed tangentially on a circle of radius r in its plane positioned at equal angle from each other। ना तीन देखो डाइपोल ऐसे रख दिए गए हैं, एक इधर को रखा गया, एक इधर को, और एक कहीं इधर को दिख नहीं रहा है, एक इधर को रखा गया, ऐसे है, सब इक्वल इक्वल एंगल है, मतलब 120 120 120 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल विल बी, तो इसके सर्कल पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें यहाँ सर्कल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे जब तीन आप डाइपोल लोगे तो तीनों के लिए एक डाइपोल यहाँ पे ऐसे है,
एक डाइपोल ऐसे है और एक डाइपोल ऐसे है, थोड़ा सा डायरेक्शन गलत हो गया। एक कहीं यहाँ पर है और एक कहीं यहाँ है, तो तीनों को अगर हम सेंटर से मिला रहे हैं तो 120 डिग्री एंगल बन रहा है। हर एक डाइपोल के लिए सेंटर कौन सा पोजीशन है? हर एक डाइपोल के लिए सेंटर बताओ कौन सा पोजीशन है, इक्विटोरियल या एक्सियल? इक्विटोरियल। तो अगर मैं P1 की वजह से लिखूं, ये मान लो P1 है, ये P2 है, ये P3 है, तो P1 की वजह से E किधर होगा? उसके अपोजिट इधर को, है कि नहीं? और ये पूरा एंगल कितना है? पूरा एंगल कितना है बच्चों? 120। तो ये कितना एंगल रहेगा? 30 डिग्री। फिर अगर मैं P3 की वजह से लिखूं, P3 की वजह से किधर होगा? उसके अपोजिट। P3 इधर है तो इससे 90 डिग्री पर ऐसे ना। ये पूरा एंगल कितना आएगा? ये पूरा एंगल 90 ना, इस लाइन के अपोजिट में। और ये 30 है तो ये कितना आएगा? 60 आ जाएगा। अब P2 की वजह से बताओ, P2 की वजह से जब बताओगे तो इससे 90 डिग्री पर, ये पूरा एंगल जो है 120 है, तो यहां से 90 डिग्री मतलब कहीं ऐसे जा रहा होगा ना। ये समझो, ये पूरा कितना आएगा? ये इतना 90 है, नहीं इतना 90 है पूरा, और ये पूरा 120 है, तो ये कितना एंगल आया? 30। ये 30, ये भी 30, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो अब हमारा क्या है, एक इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इससे ऊपर को 60 डिग्री पे और एक इससे नीचे को 60 डिग्री पर। 60 60, तो नेट कितना आ जाएगा? इसके और इसके कंपोनेंट ये ऊपर वाले कट जाएंगे ना, दोनों के इधर वाले ऐड हो जाएंगे, तो नेट ई कितना आ जाएगा? E प्लस 2E cos 60 ना, cos 60 से 2 कट जाएगा तो 2E। E जहां पे क्या है, एक डाइपोल के इक्विटोरियल पोजीशन पे E का फॉर्मूला, तो लगा दो 2E का फॉर्मूला KP/R3। कुछ जमा बच्चों 43 कैसे करना है? अगला बताओ 43 के बाद। 48। में देखो क्या है, 2 यूनिफॉर्मली चार्ज। अभी कितने बचे हैं यार, मैं थक गया है बता बता के रहो। और कितने होंगे अभी? 3 4 ही और बताऊंगा, फिर मैं अगली बार बताऊंगा। अगर 3 4 है तो अभी बता देता हूँ। ये वाला देख लो अब। अच्छा, अब ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 3 बजे से तो तुम्हारा लेक्चर है। ठीक है, 3 बजे तक कर लो फिर। 2 यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग हेमी स्पेरिकल सेल, ईच हैविंग, नॉन कंडक्टिंग है ना, ध्यान रखना। ठीक है, बस ये क्लास कर लेते हैं, ये क्लास कर लो। अब ये 48 बता के बस छोड़ देता हूँ। ईच हैविंग यूनिफॉर्म, ठीक है, फॉर्म अ कंप्लीट स्फीयर, ठीक है, एंड सराउंडिंग अ concentric spherical conducting cell of radius r/2।
If the hemispherical part are in equilibrium, then minimum surface charge density of the inner conducting cell is. क्या क्या बोल दिया? Two uniformly charged non-conducting hemispherical cell each having uniform charge density sigma and radius are forms a complete sphere, not stuck together and surround a concentric spherical conducting cell of हाँ हाँ पांडा समझ गया थैंक यू। तो दो ऐसे हमने हॉलो स्फीयर को यूज करके और इसके अंदर एक यहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो हमें इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है ना, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा कब हो पाएगा? तो लास्ट क्वेश्चन तो अपना बाउंसर आ गया, जो कि लग नहीं रहा था कि, मुझे लगा 2 मिनट का होगा करा लेंगे, ये टाइम टेकिंग आ गया थोड़ा। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब 2 मिनट पहले मुझे टाइम दो, 2 मिनट पहले सोचेंगे फिर कुछ भी करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ। देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखो ऐसे सोचते हैं, अगर मैं इस पे एक छोटा सा डीए एरिया ले लूं, अगर वो डीए एरिया पे फोर्स बैलेंस होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि हर एक पार्ट पे फोर्स बैलेंस होगा। फिर इस पे मैं एक छोटा सा डीए एरिया ले लूं, अगर उस पे फोर्स बैलेंस होगा तो पूरे हेमिस्फीयर पे बोल सकता हूँ फोर्स बैलेंस है। तो अगर मैंने इस पे एक छोटा सा डीए एरिया लिया तो इस डीए एरिया पे इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना लग रहा होगा, इस पे जो चार्ज है इनकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा ना, प्रेशर इनटू एरिया करूंगा तो वहां पे फोर्स कितना लग रहा है इलेक्ट्रिक वाला वो आ जाएगा ना। एक अगर हमारे पास हॉलो स्फीयर है तो इस पे जो चार्ज है इसके वजह से हर एक पार्ट क्या हो रहा होगा, बाहर को फोर्स फील कर रहा होगा। अब इस फोर्स को रोकने के लिए मुझे अंदर एक निगेटिव चार्ज का कुछ रखना पड़ेगा जो इसको अंदर को खींचे है। तो मान लो अंदर क्यू चार्ज का हमने एक स्फीयर रखा हुआ है और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है, कैपिटल आर। तो अब इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू वहां का चार्ज कितना होगा, सिग्मा इंटू डीए। बाहर वाले का चार्ज डेंसिटी सिग्मा है ना, तो डीए डीए कट जाएगा, सिग्मा सिग्मा कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट कट गया, 2 कट गया, तो सिग्मा इक्वल टू आया 2 अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए, अंदर वाले का चार्ज डेंसिटी चाहिए। अगर अंदर वाले पे टोटल क्यू चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी अंदर वाले का कितना होगा, क्यू अपॉन में उसका एरिया, एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, आर बाई 2 का स्क्वायर है ना, अंदर का रेडियस कितना है, आर बाई 2 है ना, तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन में पाई आर स्क्वायर। हमें क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2 को इधर कर दो तो 2 सिग्मा आ जाएगा।
और वो 2 सिग्मा प्लस में होगा या माइनस में? आपको पता है कि ये लाइक चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, ये बाहर भागना चाह रहा है, तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा तभी ना अट्रैक्ट कर पाएगा, रोक पाएगा। तो ये 2 सिग्मा माइनस में होना चाहिए। एक बार चेक कर लो यार, ये क्वेश्चन, ये पहली बार मैंने मॉड्यूल का क्वेश्चन किया है, पर आंसर चेक कर लो इसका। ठीक है बच्चों, फिर अब थोड़ा सा ही बचा है, तो एक्सरसाइज 3 का जिस दिन डाउट सेशन लगाऊंगा उस दिन ये सब कर लेंगे ना। आप लोग कर लो एक्सरसाइज 3, फिर मुझे बताओ तो उसका डाउट सेशन लगा दूंगा। ठीक है बच्चों, फिर ब्रेक लो, मजे करो, कल संडे है, टेस्ट की तैयारी करो। बाय बाय एवरीवन।